Every child is unique and deserves a school that truly understands their potential. At Bright Future Public School Sidholi, learning goes beyond textbooks. With experienced teachers, modern teaching methods, and personal attention for every student. We believe in academic excellence, strong values, creativity, and confidence. A safe, caring environment where children grow, learn, and succeed. Admissions open! Enroll today at Bright Future Public School Sidholi, where bright minds build a brighter future. सीतापुर की सरजमी पर धूमिल पड़ी एशिया की सबसे बड़ी औद्योगिक विरासत प्लाईवुड फैक्ट्री लंदन की गलियों में अपना वारिस तलाश रही है। दरअसल 150 बीघा की बेशकीमती जमीन, हजारों मजदूरों की सशक्ति उम्मीदें और प्रशासन की 30 दिनों की डेडलाइन। इस त्रिकोण के बीच सीतापुर के पूर्व पालिका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता आशीष मिश्रा ने ब्रिटिश हाई कमिश्नर लिंडी कैमरन को पत्र लिखकर एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय विस्फोट किया है जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया है। क्या 1939 का हेनरी थॉमसन साम्राज्य सरकारी खजाने में जाएगा या 7 समंदर पार से कोई असली हकदार आकर इस इतिहास का रुख मोड़ देगा? देखिए कैसे एक चिट्ठी ने जिला प्रशासन के दांव को भी उलझाकर रख दिया है। एशिया प्रसिद्ध प्लाईवुड फैक्ट्री के इतिहास के बारे में भी हम आपको संक्षेप में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुन लेते हैं वरिष्ठ अधिवक्ता एवं नगर पालिका सीतापुर के पूर्व चेयरमैन आशीष मिश्रा को। देखिए, डीएम को नहीं, जिस संबंध में आप लोग हमारे पास आए हैं, सीतापुर की पहचान आज़ादी के बाद से और या उसके कुछ समय पहले से अगर होती रही है तो सीतापुर की प्लाईवुड फैक्ट्री के कारण और सीतापुर के आंख अस्पताल के कारण। और ये दोनों ही संस्थान बहुत ही रिनोन पर्सनालिटी के द्वारा यहाँ पर स्थापित किए गए। और डॉक्टर मेहरे को हम लोग जानते हैं आई हॉस्पिटल के लिए, और सीतापुर प्लाईवुड फैक्ट्री का जब नाम आता है सिर्फ सीतापुर में नहीं, उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारत देश में नहीं, पूरे एशिया में और दूसरे कॉन्टिनेंट्स में भी उस जमाने में प्लाईवुड की वास्तव में जो बेहतर प्रोडक्ट्स की जो सप्लाई इंडिया से होती थी, इंडिया से जो इस चीज़ का एक्सपोर्ट होता था, उसके लिए भारत का नाम दूसरे देशों में जाना जाता था। भारत के जितने पड़ोसी मुल्क थे उस समय, चाहे नेपाल रहा हो, भूटान रहा हो, ऑस्ट्रेलिया का जो कॉन्टिनेंट था और दूसरे क्षेत्रों में, ब्रिटेन में तो जाता ही जाता था, यहाँ के इस सीतापुर प्लाईवुड फैक्ट्री में बने हुए प्रोडक्ट्स, बाई प्रोडक्ट्स वहां पर जाते थे। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने तमाम संबोधनों में सीतापुर की प्लाईवुड फैक्ट्री का जिक्र किया। उनका बड़ा लगाव था प्लाईवुड फैक्ट्री से। और मैं आपको बताऊं, प्लाईवुड फैक्ट्री जो सीतापुर में थी और 150 बीघा में फैली हुई थी, इसको स्थापित करने वाले एक ब्रिटिश नेशनल थे, हेनरी थॉमसन। और उस समय अगर कोई विदेशी, जो भारत के उस समय कानून थे आज़ादी के चूंकि पहले स्थापित हुई, तब तो उन्होंने अपने सिस्टम से, उस समय जो अंग्रेजों का राज था, उस सिस्टम के तहत हेनरी थॉमसन ने अपने सहयोगियों के साथ मिल करके अपने पार्टनर्स के साथ इस कंपनी को यहाँ पर फॉर्म किया। अगर कोई कंपनी फॉर्म हो रही है तो उस समय का कंपनी एक्ट जो रहा होगा उसमें कैसे कौन साझेदार हो सकते हैं, पार्टनरशिप एक्ट क्या हो सकती है। खैर, जब ये मूल रूप में जब भारत देश आज़ाद हुआ, उसके बाद इस पार्टनरशिप एक्ट और जो तमाम तरह के कंपनी एक्ट में अमेंडमेंट हुआ, तो इस जो ये पूरा फॉर्मेशन हुआ उसमें हेनरी थॉमसन, उनकी 2 बहनें और इसमें इंडियन पार्टनर्स को रखना जरूरी होता था। तो उस समय कानपुर का सिंघानिया ग्रुप था, बहुत फेमस इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो इनके साथ पार्टनर हुए, एज ए स्लीपिंग पार्टनर थे। मेन थे हेनरी थॉमसन साहब। अब हेनरी थॉमसन साहब ने सीतापुर की प्लाईवुड फैक्ट्री को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया। तमाम जमीन की आवश्यकता थी, जो कि इस समय हुसैनगंज में जो हमारे नगर पालिका के रजिस्टर में अंकित होकर के आता है, या यहाँ की कसरा खतौनी में अंकित होकर आता है, अभी भी आप क्लिक करिए तो वो उस जगह का जो राजस्व में नाम है हेनरी थॉमसन का आज की डेट में भी आता है। तो हमारा मूल आशय ये था कि भारत की पहचान, सीतापुर की पहचान, सीतापुर प्लाईवुड फैक्ट्री जो सीतापुर में स्थित थी, उस पर पिछले कुछ समय से भूमाफियाओं की गिद्ध दृष्टि पड़ गई थी। भूमाफिया यहाँ के कुछ तथाकथित, जो अब अपने आप को प्लाईवुड का जिम्मेदार बताते थे, जो कि वास्तव में वैधानिक तरीके से प्लाईवुड फैक्ट्री के मालिक नहीं बने थे, वो इस जमीन को अब सेल आउट कर देना चाहते थे। 1939 में ये प्लाईवुड फैक्ट्री सीतापुर में एस्टैब्लिश हुई।
अपने चरम पर 50 के दशक में पहुंचना शुरू हो गई। 1962 में जब भारत चाइना का युद्ध हुआ तो इसी प्लाईवुड फैक्ट्री में ऐसे तमाम यहाँ की प्लाईवुड से, यहाँ की लकड़ी से ऐसे यहाँ पर डमी बनते थे जो कि बॉर्डर्स पे खड़े किए गए सेना के आगे, जिसकी प्रशंसा सदन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, हेनरी थॉमसन की प्रशंसा की थी। यानी ये फैक्ट्री भारत के राष्ट्रवाद का सबूत भी बनी थी। भारत चाइना युद्ध में यहाँ पर डमी तैयार किए गए जो कि हमारी सेना के काफी काम आए थे। और उसके बाद हेनरी थॉमसन साहब यहाँ पर अपने तमाम लोगों के साथ तमाम तरह की देनदारियां हो गई, बैंक से तमाम तरह का लोन लिया गया था। फैक्ट्री तो अपने चरम पर चल रही थी, पर 80 के दशक में इसमें किसी तरह की कुछ गिरावट आनी शुरू हुई। और उसी समय हेनरी थॉमसन की मुलाकात, चूंकि जो इसका जो ऑडिट होता था तो उसमें उस समय के जो ऑडिटर थे और उनका कोई संपर्क ये कानपुर के जफरुल्ला साहब से था। उन्होंने हेनरी थॉमसन से परिचय कराया और ये हुआ कि आप इनको यहाँ के प्रबंधन की जिम्मेदारी दे दीजिए। किसी तरह की कोई बात उस समय कुछ हुई होगी, पर किसी भी तरह का जब हेनरी थॉमसन यहाँ से 1987 में पॉजिटिवली 1987 में जब यहाँ से वो लंदन चले गए, उनका एक बेटा आज भी है जो ऑस्ट्रेलिया में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसकी काम करता है, पोते हैं पोती हैं। उनकी जो बहन थी, 2 बहनों में से एक बहन की शादी जुडिशियल फैमिली में हुई थी, जिला जज रहे थे इलाहाबाद में। उनके बहनोई साहब, एक बहनोई साहब उनके यहीं पर जीएम थे, जो कि ये थॉमसन बंगला है, जिसको बाद में आपने देखा होगा इस समय बाद में बुनियाद हुसैन अंसारी की फैमिली ने या दूसरे लोगों ने खरीदा वहां पर। उसके पीछे भी 35 बीघा जमीन थी जो कि आपके इस प्लाईवुड फैक्ट्री से जुड़ी हुई थी। तो 1989 से जो कुछ भी विवाद उस समय हो, प्रोडक्शन में, मैनेजमेंट में जो भी कमियां आई हो, जब 87 में हेनरी साहब चले गए, 89 से ये फैक्ट्री मूल रूप से चलना धीरे धीरे कम होती गई और बंद हो गई। और आज की डेट में माना जाता है कि पिछले 25-27 सालों से ये फैक्ट्री डम पड़ी है। यहाँ पर 24 घंटे काम होता था, 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट थी, 1000 मजदूर परमानेंट काम करते थे, कुछ अस्थायी रूप से काम करते थे। दसियों हजार लोगों का जीवन इस फैक्ट्री पर केंद्रित था और अरबों रुपए का टर्नओवर इसमें हुआ करता था। आज भी इसमें मैं समझता हूं 200 से 300 करोड़ की प्रॉपर्टी वहां पर होनी चाहिए थी। इस बीच हुआ क्या, जब ये जफरुल्ला साहब की इसमें एंट्री होती है, उनका कोई वैधानिक दावा इस पर नहीं बनता है। तमाम तरह की बातें लोग कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं, वहां के एम्प्लॉय कहते हैं। वहां की जब ये फैक्ट्री चलना बंद हो गई तो एम्प्लॉयों का जो आज की डेट में भी आकलन किया जाता है 100 करोड़ से ऊपर बकाया है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आपको कोई पावर ऑफ अटॉर्नी हेनरी थॉमसन साहब दे गए हैं, आप चला रहे हैं, अगर आप इसके आज एमडी हैं तो हमारी देनदारी दीजिए। उन कर्मचारियों को अपनी देनदारियों को रहना तो दूर है, उनके परिवार भुखमरी के शिकार हो गए। आज भी उस प्लाईवुड कॉलोनी में रहने वाले लोगों को देखिए, तमाम वहां पर काम करने वाले लोग मर गए, उनके वंशज आज भी रह रहे हैं और करोड़ों रुपए का बकाया उन कर्मचारियों को आज तक नहीं मिला है। लिटिगेशन हाईकोर्ट में चल रहा है। ऐसे में कुछ भू माफियाओं की पिछले 1-2 साल से दृष्टि पड़ी थी और जो लोग अपने आप को तथाकथित बता रहे थे, मैंने इंटरवेंशन क्यों किया। बीइंग नगर पालिका अध्यक्ष 2006 से 11 तक मैं नगर पालिका अध्यक्ष रहा। उस समय हमारे पास कुछ ऐसे दस्तावेज लाए गए जिसमें उस समय के तथाकथित अपने आप को उसका स्वामी बताने वाले प्लाईवुड फैक्ट्री के लोग इस जमीन को बेच रहे थे। तमाम प्रभावशाली लोगों को 35 बीघा जमीन का दाखिल खारिज कराने की कोशिश की गई थी नगर पालिका में, जो कि मैं आशीष मिश्रा नगर पालिका अध्यक्ष था 2008-9 के समय में, हमने दाखिल खारिज नहीं होने दिया। उस समय से तमाम जमीन जो बहुत प्रभावशाली लोग, सीतापुर के बड़े बड़े माफिया टाइप के लोग थे, जो 35 बीघा जमीन जो आपके, जिसमें अब तमाम तरह के प्लाटिंग हो गई, कुछ हो गई। मेरा तो कार्यकाल 2011 में खत्म हो गया। जिला प्रशासन को जांच करनी चाहिए कि वो 35 बीघा जमीन जो थॉमसन बंगले के पीछे दाएं बाएं के एरिया में थी, उसमें कैसे मकान बने, अगर उनका दाखिल खारिज हुआ तो कैसे हुआ, किसने किया, ये एक जांच का विषय है। दूसरा, प्लाईवुड फैक्ट्री का स्वामित्व तो अभी तय नहीं है। प्लाईवुड फैक्ट्री अगर आज भी चलाई जाए तो हजारों लोगों को रोजगार मिल सकता है, करोड़ों करोड़ों रुपए की जो देनदारियां हैं वो अदा की जा सकती हैं और वास्तव में यहाँ पर एक ऐसी इंडस्ट्री स्टैब्लिश हो सकती है जो आजादी के बाद भारत की पहचान थी, सीतापुर की पहचान थी। तो उस इंडस्ट्री का रिवाइवल क्यों नहीं हो सकता है। अब तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के FII को लेकर के तमाम तरह के भारत सरकार का लिबरलाइजेशन है। हेनरी थॉमसन किन परिस्थितियों में चले गए वो तो अब दुनिया में नहीं है, पर उनके हायर्स हैं। किसी भी कंपनी का अधिग्रहण करने के पहले या किसी भी कंपनी
कंपनी में वास्तव में क्या पार्टनरशिप थी, ये जानने के लिए उसके मूल स्वामित्व को जानना जरूरी है। आज के जब लैंड रेवेन्यू के दस्तावेजों में जब उस प्लाईवुड फैक्ट्री के गाटा संख्या पे जब हेनरी थॉमसन का नाम आता है, तो आखिर ये जिला प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं थी कि पहले वो इस चीज को पता लगाए कि हेनरी थॉमसन ने इस चीज को अगर किसी को हैंडओवर किया, किन परिस्थितियों में किया। तमाम तरह के लिटिगेशन चल रहे हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसका अधिग्रहण करना चाहता है तो पहले मीडिएशन करके उनके सारे लिटिगेशंस निकालता, उसमें पार्टी बनता या किसी तरह की करने की कोशिश करती। तो जब मुझे लगा इसमें कुछ मिसिंग लिंक है और हमारे उन हजारों कर्मचारियों के करोड़ों रुपए की देनदारी ठंडे बस्ते में जा रही है, और अभी जब साल भर पहले भू माफिया इस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे तो यही सारे कर्मचारी मेरे आवास पर आए थे। हमने उस समय भी लिखा पढ़त करने की कोशिश की थी, प्रशासन को भी लिखा था और हमने कोर्ट में भी लिखा पढ़त करके हमने इंटरवेंशन करने की कोशिश की थी। तो जब मुझे लगा कि अभी एक पेपर में जब 11 तारीख को ऐसा निकला कि जिलाधिकारी महोदय इस चीज पर इसके मूल स्वामित्व को जानने के लिए करके उन्होंने एक नोटिस तामील की है, नोटिस लगाई गई है, कंसर्न लोगों को नोटिस भेजी गई है, इसके मूल स्वामित्व के मूल स्वामी की खोज की जा रही है और अगर कोई दावा नहीं मिलता है तो सरकार अपने कानून के तहत इसका अधिग्रहण कर लेगी। ठीक है, सरकार अधिग्रहण कर ले, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले कोई भी अधिग्रहण करने के पहले सब चीज दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। आखिर जो दावा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बीच में जो कुछ लोग आ गए और दावा करके अपने आप को यहाँ का मालिक बताने लगे, क्या वो सही थे? अगर वो सही थे तो क्या उनके पास लेजिटिमेट डॉक्यूमेंट है या नहीं है? अगर नहीं है तो तमाम संपत्ति जो प्लाईवुड की बिक गई इस दौरान, उसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? वो फ्रॉड हुआ, अगर जनता के साथ हुआ, रेवेन्यू मैटर पे सरकार के साथ हुआ, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। पर वो जांच होगी कब? जब लोकस स्टैंडी तय होगा। लोकस स्टैंडी कैसे तय होगा? जब यहाँ पर भाई कोई भी ब्रिटिशर यहाँ पर काम कर रहा है आजादी के बाद, यहाँ पर हम लोग तो राष्ट्रमंडल देशों के सदस्य हैं, यहाँ पर ब्रिटिश हाई कमीशन है, जो भी ब्रिटिशर्स यहाँ पर रहते थे उनका बाकायदा रिकॉर्ड है। जब जाएंगे यहाँ से अपने देश जाएंगे तो उनका रिकॉर्ड होगा। हेनरी थॉमसन का पूरा रिकॉर्ड यहाँ के हाई कमीशन में है। तो मुझे लगा कि बीइंग एक्स नगर पालिका अध्यक्ष, क्योंकि मैंने इस फैक्ट्री में हो रहे फ्रॉड को और यहाँ की जमीन को बेचने के जो उस समय जो एक षड्यंत्र चल रहा था, उसको हमने अपनी कैपेसिटी में उस समय रोका था, दाखिल खारिज नगर पालिका में नहीं होने दिया था। बाद में क्या हुआ क्या नहीं मुझे नहीं मालूम, 2011 तक कोई दाखिल खारिज नहीं हुआ था। और इसीलिए मुझे लगा कि इसमें डीएम साहब बाकी तो सब कर रहे हैं, पर यहाँ पर हमारे भारत देश में दिल्ली में चाणक्यपुरी में जहाँ पर सारे दूतावास हैं, ब्रिटेन का हाई कमीशन भी है, तो क्यों ना मैं हाई कमिश्नर को पत्र लिखूं कि ये यहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो तो हेनरी थॉमसन जी के कर्मचारी थे, उनकी 105 करोड़ की देनदारी कौन तय करेगा? वो परिवार जो भूखे मर रहे हैं, जो वहां पर उतने प्रीमाइसेस में रह रहे हैं, आखिर उनके इंटरेस्ट को कौन सर्व करेगा? और जो करोड़ों रुपए की जो वहां पर संपत्ति थी, इसको क्या माफिया लोग या एक षड्यंत्र नेक्सस बनके, जिसमें सत्ता के भी लोग शामिल हो जाएं, जिसमें अधिकारियों को भी शामिल कर लिया जाए, क्या कहीं कोई नेक्सस बनाने की कोई कोशिश तो नहीं कर रहा? ईमानदार जिलाधिकारी के रहते इसके होने की संभावना तो नहीं थी, लेकिन मुझे लगा कि ब्रिटिश हाई कमिश्नर को एक पत्र लिखना चाहिए कि वो इंटरवीन करें और पता लगाएं कि उनके लीगल हायर्स थे कौन, और जो ओरिजिनल दस्तावेज हेनरी थॉमसन के थे यहाँ पर वो सारे लेके आए। रही बात ये जमीन की, उस समय जमींदारी एक्ट चला करता था और ये खैराबाद के जमींदारों से जमीन उस समय हेनरी थॉमसन को मिली थी। और जब जमींदारी एबोलिशन हुआ भारत में, तो जो लीज पे जो जमीन दी जाती थी, उस जमीन को रेगुलराइज करने का एक नियम आया था कि 10 गुना ज्यादा लगान दे करके या व्यवस्था करके, तो हेनरी थॉमसन के नाम ये जमीन दर्ज हुई। उन्होंने जो उस समय का नियम कानून था जमींदारी एबोलिशन के बाद, इन्होंने उतना लगान दे करके ये जमीन हेनरी थॉमसन के नाम दर्ज हुई। तो जब ये हेनरी थॉमसन के नाम दर्ज जमीन है प्लाईवुड फैक्ट्री का, उसके बाद जब यहाँ से गए, उस समय जो उन्होंने टेम्परेरी पावर ऑफ अटॉर्नी जफरुल्ला जी को दी थी, वो उन्होंने बाद में जाके अपनी एम्बेसी के थ्रू उसको कैंसिल भी किया। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। बताने वाले मुझे प्लाईवुड के पुराने लोग थे जो कि अब नहीं हैं। ये बहुत बड़ा मैटर है। ये 300 से 400 करोड़ रुपए
की प्रॉपर्टी का मामला है, उस जमीन का अगर आज की सर्किल रेट में निकलवाएं, इसकी बंदर बाट नहीं होनी चाहिए और कर्मचारियों को 105 करोड़ रुपए का बकाया मिलना चाहिए। इसलिए हमने ब्रिटिश हाई कमिश्नर को लिखा है कि सारे दस्तावेज मंगाइए। उनके हायर्स हैं, उनका बेटा ऑस्ट्रेलिया में है, उनके पोते अभी लंदन में रहते हैं, कोई स्कॉटलैंड में रहता, सारा रिकॉर्ड हमारे हाई कमीशन में होगा। वो तुरंत अभी कम्युनिकेट करेंगे, सब पता चलेगा। तो हमने उनको ईमेल भी किया है जो कि वहाँ रिसीव्ड हो गया है। हमने उनको बाकायदा रजिस्टर्ड एडी के द्वारा भी हमने भेजा है। जरूरत पड़ेगी तो हम इसमें सीतापुर में जो यहाँ के एम्प्लॉय हैं उनको भी इंटरवीन करना चाहिए था, ब्रिटिश हाई कमिश्नर को लिखना चाहिए था, क्योंकि वो एम्प्लॉय तो थॉमसन साहब के थे। जरूरत पड़ी तो हम इसमें आगे भारत सरकार के कुछ संबंध मंत्रालयों से भी मिलने की हम कोशिश करेंगे। और मैं आपको पुनः बता दूं अपनी बात खत्म करने के पहले, ये वो फैक्ट्री है जो सीतापुर की पहचान थी, जिसने यहाँ के हजारों लोगों के परिवारों के घर में चूल्हा जलाया। और खुद देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने हेनरी थॉमसन की और उनके देश प्रेम की उन्होंने तारीफ भी की थी कि भारत में रहते हुए उन्होंने ऐसे पुतलों का निर्माण किया जो चीन को सबक सिखाने में काम आए। तो मैं चाहूंगा कि इसमें जो है दूध का दूध, पानी का पानी हो, सब चीज का ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। इसीलिए हमने ब्रिटिश हाई कमिश्नर को पत्र लिखा है और मुझे उम्मीद है कि उनके इंटरवेंशन के बाद राज्य सरकार कोई ऐसा काम करेगी कि कर्मचारियों को भी उनका हक मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर वास्तव में अधिग्रहित करके प्लाईवुड फैक्ट्री की ही वही फैक्ट्री जो थी इसके पुनरुद्धार की बात होगी, इसके बंदरबाट की बात नहीं होगी। बताते चले कि प्लाईवुड फैक्ट्री पर 26 फरवरी को कानपुर के सीमा जफरुल्ला, आदिल जफर ने वकील मनोज श्रीवास्तव के द्वारा डीएम के सामने अपना दावा रखा था। सोमवार को यूपी की राजधानी लखनऊ में रह रहे एवं मूल रूप से खैराबाद के रहने वाले जायद हैदर ने अपनी आपत्ति डीएम न्यायालय में दर्ज कराई। आशीष मिश्रा ने कहा कि उत्तराधिकार की लड़ाई तो चल रही है, लेकिन अभी तक किसी ने कर्मचारियों के 25 सालों से 105 करोड़ रुपए बकाया है, जिसकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। वहीं आशीष मिश्रा ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ये काम भूमाफियाओं का है। जब मैं 2006 से 2011 तक सीतापुर नगर पालिका अध्यक्ष रहा, तब मेरे सामने प्लाईवुड फैक्ट्री के फर्जी दाखिल खारिज कराने के लिए कई भूमाफिया आते थे। अब सवाल ये है कि प्लाईवुड फैक्ट्री के दावेदार तो कई आ गए हैं, लेकिन 25 सालों से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे कर्मचारियों की बात कौन सुनेगा। बताते चले कि कभी यहाँ की मशीनों की गूंज ऑस्ट्रेलिया और नेपाल तक सुनाई देती थी। आज वहाँ सिर्फ खंडहर और कानूनी लड़ाइयाँ बची हैं। मामला तब गरमाया जब 11 फरवरी 2026 को सीतापुर के जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर इस 150 बीघा जमीन को राज्य सरकार के नाम दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की। आशीष मिश्रा का तर्क साफ है कि जब तक मूल ब्रिटिश मालिकों के उत्तराधिकारियों का पता नहीं चल जाता, तब तक सरकार की किसी भी जबरन कार्रवाई पर रोक लगनी चाहिए। अब गेंद ब्रिटिश उच्चायोग के पाले में है। क्या 7 समुंदर पार से हेनरी थॉमसन के वारिस सामने आएंगे, या फिर प्रशासन का बुलडोजर और कानूनी प्रक्रिया इस जमीन को सरकारी खाते में दर्ज कर लेगी। सीतापुर की इस 150 बीघा जमीन का भविष्य अब लंदन से लेकर लखनऊ तक की कड़ियों में उलझ गया है। At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future. We're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।